नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जीवन कांकरिया जी, प्रोफेसर सर्जिकल डिपार्टमेंट एसएमएस मेडिकल कॉलेज से। बहुत स्वागत है जीवन जी आपका। सबसे अहम सवाल ये, रोजाना बहुत सारे पेशेंट आपके यहाँ आते हैं, सर्जरीज भी बहुत सारी होती है, लेकिन कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? देखिए मैडम, जो हम लोग जनरली कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स डील करते हैं उसमें सबसे कॉमन जो है अपेंडिक्स की बीमारी, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, हर्निया, इसके अलावा कुछ एनल प्रॉब्लम्स वेरी कॉमन, जैसे एनल फिशर, पाइल्स, फिशुला, पाइलोनाइडल साइनस और वेरिकोज वेंस। इसके अलावा जो आज के टाइम में कॉमन डिजीज़ है दैट इज़ ओबेसिटी। जी, गॉल ब्लैडर में पथरी होने का कारण क्या होता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया है? गॉल ब्लैडर में पथरी होने का कारण जो सबसे कॉमन है वो दैट इज़ द ओबेसिटी एंड डाइटरी हैबिट्स। डाइटरी हैबिट्स में आज तरह का जिस तरह का खान पीन है, जंक फूड्स खाना, ऑयली स्पाइसी फूड खाना, मेन कॉज ये होता है। क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तीन तरह के होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो डाइटरी हैबिट से बनते हैं, पिगमेंट स्टोन्स जो खान पीन के अलावा खून की कमी वगैरह से बनते हैं, और कुछ होते हैं मिक्स स्टोन जो दोनों कारणों से बनते हैं। और इसका इलाज कैसे होता है? गॉल ब्लैडर स्टोन्स का इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। आज हम अगर चाहें कि किसी के स्टोन्स अगर चाहे 1 mm का हो या 10 mm का हो, इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट सर्जिकल रिमूवल ही है। मेडिसिन में इसमें कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं मैडम, मेडिसिन इसलिए ऑप्शन नहीं है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रॉब्लम नहीं होती है। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनने का कारण होता है गॉल ब्लैडर की वॉल। इसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन कितने भी बन जाएं लेकिन इनकी वॉल डैमेज हो जाती है, और इसकी वॉल की कारण ही इसमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए इसको गॉल ब्लैडर को निकालना ज़रूरी होता है, और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल रिमूवल होता है। अब जैसा कि क्योंकि आपने कहा कि इसमें सर्जिकली ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये चुनौतियाँ कैसी होती है इसमें इलाज को लेकर? अगर कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए मैडम, आज के टाइम में जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें लैप्रोस्कोपी सर्जरी का एक एडवांटेज है। बहुत छोटे चीरे से और 24 आवर्स के स्टे के अंदर इसका गॉल ब्लैडर रिमूवल इज़ वेरी इजी, और गॉल ब्लैडर निकालने के बाद में आपकी डाइटरी हैबिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आपकी दिनचर्या पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आज के टाइम में गॉल ब्लैडर सर्जरी लैप्रोस्कोपी सर्जरी द्वारा होने के कारण इट्स वेरी इजी। और गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं, क्या ऐसे में गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ जाता है या उसकी भी अलग अलग सिचुएशन होती हैं? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम, क्योंकि अभी तक ये मिथ बना हुआ है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स में स्टोन क्यों नहीं निकालते। मैं आपसे यही सवाल का जवाब इसलिए देना चाहता हूँ कि स्टोन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। स्टोन अगर 1 mm, 2 mm, 4 mm का बन गया, हमने उसको डिजोल्व कर दिया, लेकिन उसकी गॉल ब्लैडर की वॉल जो है वो डैमेज होने के बाद दोबारा स्टोन बनाएगी। और अगर हम इस तरह से स्टोन निकालते रहेंगे लेकिन इसका फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा, तो आगे जा कर के ये रिस्क का कारण बन सकता है। क्योंकि इसमें से एक स्टोन अगर पास होकर के पाइपलाइन में फंस जाता है तो जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। इसी तरह अगर लंबे समय तक गॉल ब्लैडर में स्टोन पड़े रहते हैं तो कैंसर होने का खतरा रहता है। मतलब ये रिस्क फैक्टर बना रहता है, और इसलिए ये रास्ता ही एक बेटर लगता है कि इसे हटा दिया जाए, आप ऐसा कह रहे हैं? यस मैम। लेकिन इसके लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि देखिए, जब हुआ ये, जब ज़्यादा पेन या कुछ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि आपको पथरी स्टोन है और इसका ऑप्शन यही है सर्जिकल। लेकिन इससे पहले भी कुछ लक्षण होते होंगे जिससे लोग समझ सके कि हमें ऐसी दिक्कत हो रही है, और वक्त रहते अगर इसका इलाज हो सके। बहुत बढ़िया। यस मैम, इसमें क्या होता है कि जो स्टार्ट होता है डिस्पेप्सिया, मतलब अपच, भोजन का पचना कम हो जाता है, पेट में आफरा होना जाता है, खट्टी डकाने, जलन होना, कब्ज होना, ये सब सिम्टम्स इनिशियली स्टार्ट होते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में इसमें राइट साइड के अंदर अपर साइड में पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और उसके बाद अगर ये अनकंट्रोल हो जाता है तो वॉमिटिंग, उल्टियाँ शुरू हो जाती है, और इसके अलावा पेट में आफरे के साथ साथ पेट फूलना चालू हो जाता है और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट महसूस हो जाता है। अगर आपको शुरू से ही प्रॉब्लम पता लग जाए कि इट्स वेरी कॉमन कि गैस की प्रॉब्लम है, कि मेरे को गैस बन रही है, तो इस दौरान ही आपको इवोल्यूशन कर लेना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में एक सिंपल अल्ट्रासाउंड जिसमें कि कोई रेडिएशन हैजार्ड नहीं होता है, आपको गॉल स्टोन डिटेक्ट कर सकती है। बिल्कुल, और ये वक्त रहते अगर कर लिया जाए तो भी बहुत हद तक आप ट्रीटमेंट पहले शुरू कर दोगे, तो ऐसी स्थिति नहीं है ऐसे। लेकिन एक चीज़ और कही जाती है, जैसे स्टोन जब होता है तो लोग कहते हैं कि छोटा स्टोन था, वक्त रहते ठीक हो गया, जब स्टोन बड़ा होगा तो सर्जरी ही होगी। क्या वाकई में ऐसा ही है?
बिल्कुल ये बहुत बड़ा मिथ है कि मेरे अभी छोटे छोटे स्टोन बने हुए हैं, 1 mm, 2 mm, 3 mm, रोज़ मेजरमेंट होता है, रोज़ अल्ट्रासाउंड होती है कि आज मेरे 4 mm से 3 mm हो गया, 2 mm हो गया, बट ये मिथ हटा देनी चाहिए। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स अगेन आई एम वांट टू से 1 mm, 3 mm, 4 mm से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन बन गए हैं, गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजी ख़राब हो चुकी है, तो गॉल ब्लैडर निकालना ईजी होता है। छोटा स्टोन ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि छोटे स्टोन्स कभी भी पाइपलाइन में शिफ्ट होकर के जॉन्डिस बना सकते हैं, और बड़े स्टोन्स में कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ये प्रूव हो चुका है कि अगर कोई स्टोन 3 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसमें 90% चांसेस कैंसर के बन जाते हैं। और इसी तरह स्टोन अगर 10 साल से ज़्यादा आपने रखा हुआ है तो उसमें भी 90% चांसेस कैंसर के बन जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या वाकई में कोई ऑप्शन नहीं है? अगर आपकी गॉल ब्लैडर में पथरी हुई, और जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि छोटे या बड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्टोन है तो है और उसके लिए ये, तो क्या सिर्फ सर्जरी ऑप्शन है? क्योंकि कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में मेडिसिन से भी बहुत चीज़ें हो सकती है, हील हो जाता है, और स्टोन्स के लिए ख़ास तौर से, या फिर ये कहें कि वो किडनी में हुआ तो इसलिए ऐसा हो सकता है, लेकिन गॉल ब्लैडर में हुआ तो सर्जरी ही। यस मैम, देखो किडनी स्टोन्स जो बनते हैं वो पानी की कमी से बनते हैं, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकते हैं, उसमें अपने को हो सकता है सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े। उसमें 3 mm, 4 mm, 5 mm अप टू 8 mm तक वो पानी के प्रवाह से निकल जाते हैं। लेकिन गॉल स्टोन्स अगर निकल भी जाते हैं, लेकिन उसकी वॉल, अगर गॉल ब्लैडर की वॉल ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो इसमें सिर्फ सर्जरी ऑप्शन है। आयुर्वेदिक होम्योपैथी से हम स्टोन निकाल सकते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर की डैमेज वॉल को नहीं हटा सकते। लेकिन हमेशा वॉल डैमेज ही हो गई है, ये कैसे? उसकी भी तो कुछ एक प्रोसेस चलती होगी। स्टोन बना ही इसलिए है कि उसकी वॉल डैमेज हो गई थी। ओके, ठीक है। जब स्टोन बन चुका इसका मतलब वॉल डैमेज हो चुकी है, तो ओनली ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिमूवल। ठीक है, लेकिन कैंसर का भी, जैसा कि आपने कहा कि गॉल स्टोन से कैंसर भी हो सकता है, ये कैसे स्टेज पे पहुंचते होंगे, ये कैसे होता है? इसमें कितना वक्त लगता है और कितना सतर्क रहने की जरूरत है? अभी तक जैसे मैंने ये बताया, ये प्रूव हो चुका है कि अगर कोई 10 साल तक स्टोन पड़े रहे तो इसका मतलब गॉल ब्लैडर की वॉल धीरे 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 डैमेज होने लग जाती है। गॉल ब्लैडर में सिक्रीट होने वाला म्यूकस एक टाइम पे आने के बाद सेक्रेशन खत्म हो जाता है। गॉल ब्लैडर अपनी वॉल को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके एज ए डेड पार्ट पड़ा रहता है, और जब इसकी वॉल थिकनेस बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जितना ड्यूरेशन आपका लंबा होगा उतने चांसेस ऑफ कैंसर प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर किसी को पथरी है, जैसे स्टोन हुआ, उसमें पेन होता है, ये सब सिम्टम्स भी होते हैं कि अगर हो गया है, लेकिन किसी को पेन नहीं है तो भी सर्जरी कराना है, अगर आपको जानकारी मिल गई है तो? या फिर आगे चल के ये कुछ और बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है? यस मैम, इसे हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स, जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं है, मतलब कभी पेट में दर्द नहीं हुआ, कभी गैस नहीं बनी। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स को निकालना हमारे लिए बहुत ईजी है। लेकिन सिम्टम्स होने के बाद इसके कॉम्प्लिकेशन, जिसमें कि पेंक्रेटाइटिस नाम का कॉम्प्लिकेशन, कैंसर एक कॉम्प्लिकेशन, बहुत डेंजरस, और उस दौरान सर्जरी करना इज़ नॉट ईजी। असिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स में भी आज के टाइम में बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है, अगर आपके दर्द नहीं है तो भी आपको इसको निकालना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर दर्द होने के बाद ही इसको निकलवाना चाहिए, जिस तरह अपेंडिक्स में मिथ है, गॉल ब्लैडर में मिथ है कि जब तक पड़ा है पड़ा रहने दो, दर्द होगा तो निकलवा लेंगे। लेकिन दर्द के दौरान गॉल ब्लैडर की सर्जरी करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर किसी को पथरी है लेकिन उसको डायबिटीज़ भी है, तो क्या ऐसे में भी सर्जरी करा सकते हैं, या फिर उसके लिए कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं? नहीं, डायबिटीज़ अगर है तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल गॉल ब्लैडर निकलवाना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण उसमें गॉल ब्लैडर में परफोरेशन यानी छेद होने की संभावना और गॉल ब्लैडर के गैंग्रीन होने की संभावना होती है। इसलिए अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और असिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स है तो गॉल स्टोन्स इमीडिएटली इसको निकलवा लेने चाहिए। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर निकलवा लिया जाता है तो क्या पाचन क्रिया में भी कुछ, डाइजेशन में भी कुछ यहाँ पर नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स इसी भ्रम में गॉल ब्लैडर नहीं निकलवाते कि उनके खाना खाने में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो ऑयल नहीं खा पाएगा, स्पाइसी फूड नहीं खाएगा। बट हमारा ये मानना है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में सिर्फ 50 ml स्टोरेज होता है। गॉल ब्लैडर में जूस नहीं बनता है, जूस बनता है लीवर के अंदर। लीवर की जो डायरेक्ट पाइपलाइन होती है वो फूड पाइप से कनेक्ट होती है। गॉल ब्लैडर एक 50 ml स्टोरेज करता है, बाकी 700 ml जो जूस है वो डायरेक्ट लीवर से फूड में आता है। हम इस पैथोलॉजी वाले पार्ट को, जो बीमार गॉल ब्लैडर है, उसको निकालने से हम और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और हम पहले से अधिक मात्रा में ऑयली या स्पाइस्ड फूड इजीली खा सकते हैं। तो
इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि अगर ये डर है कि निकाल दिया जाएगा तो आपकी फिर बल्कि निकलवाने सिस्टम में से कुछ दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हम 100% सेफ हो जाएंगे होने वाले कैंसर से, होने वाले जॉन्डिस से, होने वाले पैंक्रेटाइटिस से। ठीक है, अगर पेशेंट्स आते हैं तो उनको समझाना ये दिक्कत होती है या आप लोग समझते हैं कि नहीं ये बेटर है इसलिए ये रास्ता ही ठीक है, तभी नहीं डॉक्टर मैम, कह रहे हैं? बहुत समझाना पड़ता है क्योंकि पेशेंट का सिर्फ यही मिथ रहता है कि हमें गॉल ब्लैडर निकलवा लिया तो हम खाना नहीं पाएंगे, हम शादी ब्याह में नहीं जा पाएंगे, हम कोई भी ऑयली स्पाइसी फूड खाएंगे तो हमारा पेट डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, बट ये गलत है। और ठीक है, जैसे हम स्टोन की बात कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, इसका कुछ एज फैक्टर से कनेक्शन है या फिर कम उम्र के लोगों को भी या किसी को भी हो सकता है? आज के टाइम में हम जो देख रहे हैं, अभी हमने हाल ही में 217 दिन की बच्ची का गॉल ब्लैडर निकाला, उसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसमें भी गॉल स्टोन्स बन सकते हैं, तो बच्चों में भी आजकल गॉल स्टोन्स बन रहे हैं। उसका कारण ये पाया गया या तो कोई ब्लड की कोई डेफिशिएंसी होती है या खून में कुछ इस तरह के तत्व बन जाते हैं जो गॉल स्टोन्स बनाते हैं। और हमने ओल्ड एज में 109 साल के वृद्ध का भी ऑपरेशन किया, तो 217 दिन की बच्ची में भी गॉल स्टोन्स ऑपरेट किए और 109 साल के वृद्ध में भी ऑपरेट किए। तो ऐसा एज क्राइटेरिया नहीं है, नो डाउट फूड हैबिट जरूर एक क्राइटेरिया है, बट आज के टाइम में बच्चों में भी उतना ही गॉल स्टोन्स हो रहे हैं जितने बड़ों में हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ये तो तय है कि आप ये सोचो कि एक एज के बाद ये दिक्कत होगी तो बिल्कुल गलत है। आपका जो रूटीन है, आपका जो डाइटरी सिस्टम है, क्या आप रूटीन फॉलो करते हैं, ये मुख्यतः कह सकते हैं कि यही डिपेंड करता है। आप जितना बेहतर रखोगे तो ये दिक्कतें नहीं होगी। डॉक्टर जीवन, अभी भी बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी जानकारी जो हमारे दर्शक भी चाहते होंगे आपसे जानना। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हेल्थ फर्स्ट में हमारे साथ डॉक्टर जीवन लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर जीवन, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात भी कर रहे थे, गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन होते हैं, क्या कुछ उसमें किया जा सकता है? सर्जरी का आपने कहा कि सर्जरी ही एकमात्र उपाय है और कोई दिक्कत भी इसमें नहीं होती, लेकिन इसकी प्रोसेस क्या होती है? अगर किसी को स्टोन हुआ, वो डॉक्टर के पास जाता है, आपने उसको सर्जरी के लिए कहा, उससे पहले क्या प्रिकॉशन रखना है, उसके बाद कितना वक्त लगता है इसे पूरी तरह से ठीक होने में? गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए पहले कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है जी। आज के टाइम में जिस तरह की हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, एक दिन पहले एडमिशन होता है और सर्जरी करीबन ये 20 मिनट से लेकर के 40 मिनट्स, 50 मिनट्स या 1 आवर तक भी चलती है और 24 आवर्स के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर जाता है। शुरू के 7 दिनों में थोड़ा सा खाने पीने का प्रिकॉशन रखा जाता है, जैसे कि ऑयली एंड स्पाइसी फूड ना खाए, और 7 दिन बाद में उसकी डाइटरी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। हम चाहते हैं कि उसके 48 से 72 आवर्स के अंदर ऑफिस जॉब में ज्वाइन कर सकता है। तो इससे आज के टाइम में लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद में डे केयर सर्जरी है, जिसमें कि आप 3 दिन के अंदर अंदर आदमी अपनी रूटीन एक्टिविटी में आ जाता है। और अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और उसमें कितना वक्त लगता है रिकवर होने में? गॉल ब्लैडर में अगर कैंसर हो जाता है, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि इसका जो डिटेक्शन होता है वो बहुत लेट स्टेज में होता है। एक सिर्फ गॉल ब्लैडर का कैंसर ही ऐसा है जिसमें कि डिटेक्शन आपको अर्ली स्टेज में ना होकर के लेट स्टेज में होता है। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी उसमें इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनते रहते हैं, उसको पेन नहीं होता, और उसमें लास्ट स्टेज में जब जॉन्डिस डेवलप हो जाता है या पीलिया हो जाता है, जब पेशेंट हमारे पास में आता है तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। फिर भी अगर वो हमें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो उसका भी एक इलाज ऑपरेशन है, जिसमें गॉल ब्लैडर पूरा निकाल दिया जाता है और इसके अलावा उसके आसपास की फैली बीमारी भी निकाल दी जाती है। अगर हमें लगता है कि इनऑपरेबल है, जिसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता, तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के द्वारा भी उसका ट्रीटमेंट होता है, बट उसकी सक्सेस रेट लेस देन 1% होती है। इसका भी ये वही एसिम्प्टोमेटिक ही होते होंगे ज़्यादा, जो पहले पता नहीं चल पाता और उसके बाद कैंसर का रूप वो ले लेता है और लास्ट, आपने कहा लास्ट स्टेज में डिटेक्ट दोनों कारण होते हैं मैम। तो कुछ कारण तो ये होते हैं कि अपने यहाँ इंडियन कल्चर्स के अंदर जब भी स्टोन का डिटेक्शन हो जाता है तो मोर देन 50% विलेजर्स सिर्फ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, भौमिया जी, बाबा जी, ये सब पे विश्वास करके गॉल स्टोन्स को डिजोल्व करने की मेडिसिन लेते रहते हैं। उसमें उनका टाइम खराब होता रहता है। और दूसरा कारण ये होता है कि कई बार गैस बनने की प्रॉब्लम को लेकर के लंबे समय तक चलाते रहते हैं और डिटेक्ट नहीं करते हैं। जब डिटेक्शन का टाइम आता है तो वो एडवांस स्टेज में कैंसर मिलता है। ये एक मिथ भी हो सकता है लोगों में कि जिस हिसाब से कहा कि आयुर्वेद, होम्योपैथ और इसमें जाना कि
कि दवा से ही ठीक हो जाए, हमें सर्जरी ना करानी पड़े। तो एक सर्जरी का भी डर होता है, और अगर बिना सर्जरी के ठीक हो रहा है तो शायद इस उसमें वो उलझ जाते हैं। यस मैम, सर्जरी का डर नो डाउट रहता है, बट जब पेशेंट हमारे पास एक बार विजिट कर लेता है, हम उसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बताते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत बड़ा चीरा लगता था, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, बट आज के टाइम में 1-1 सेंटीमीटर के 2 चीरे और 5-5 mm के 2 चीरे लगने से ही सिर्फ सर्जरी हो जाती है, तो उनका मिथ खत्म हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, गॉल ब्लैडर और उसमें गॉल स्टोन होने को लेकर तो हमने आपसे समझा, लेकिन हार्निया भी एक गंभीर है बीमारी। हार्निया को लेकर जरूर जानना चाहेंगे, कैसे होता है, कितने प्रकार होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है? देखिए, हर्निया भी आज के टाइम में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर्निया बच्चों में भी बहुत कॉमन है और हर एज में इसका कॉमन अकरेंस पाया जाता है। हर्निया जो मोस्ट कॉमन होता है वो तो इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, जो नाभि के नीचे राइट या लेफ्ट साइड के अंदर कुछ हिस्सा फूल जाता है। ये फूलने का कारण या तो कंजेनिटल होता है, जन्म से ही ये फूला हुआ रहता है, या फिर इसमें कई बार एक्सरसाइज, जिम, आप अपनी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे तो उससे भी ये हर्निया बन जाता है। ये जब तक चलता रहता है, जब तक नॉर्मल रहता है, लेकिन कभी भी अगर इस हर्निया में आंतें आकर के फंस जाती है तो ये एक इमरजेंसी हो जाती है, और इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के कारण आंत का गैंग्रीन होना भी हो सकता है। ये तो रही इंग्वाइनल हर्निया जो बहुत कॉमन है। इसके अलावा अम्बलाइकल हर्निया जो नाभि का हर्निया होता है, जो जनरली मोटे पेशेंट्स में पाया जाता है। जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता है, अम्बलाइकस एक वीक पार्ट होता है और उसके अंदर से ये हर्निया मतलब आंतें निकल के बाहर आ जाती है। इट्स वेरी कॉमन इन ओबेसिटी पेशेंट्स। तीसरे तरह का हर्निया बहुत कॉमन होता है, वो होता है इंसिजनल हर्निया। जितने भी पुराने ज़माने के बड़े ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आंत का फटना, बच्चादानी का चीरे द्वारा ऑपरेशन, इनमें टाँकों में जब वीकनेस आ जाती है तो ये उसी जगह का टाँके लूज़ होकर के हर्निया बना देते हैं, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड हर्निया होता है। तो इस तरह हर्निया 3 डिवाइड कह सकता है, इंग्वाइनल हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया और इंसिजनल हर्निया। और इसके लिए सावधानी क्या बरतने की ज़रूरत है? देखिए, हर्निया अगर एक बार हो जाए, जिस तरह गॉल स्टोन से एक बार हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी होता है, इसी तरह अगर हर्निया एक बार बन जाए तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें नहीं होता है। इसके प्रिकॉशंस, इसको अपन थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं बाय प्रिकॉशंस रख करके, कि अपन वजन ना उठाएं, भारी काम ना करें, क्योंकि ये कभी भी कॉम्प्लिकेटेड रूप ले सकता है। इस हर्निया में हम स्पेशली जाली का यूज़ करते हैं, मेश यूज़ करते हैं, क्योंकि जो होल बन जाता है उसको कवर करने के लिए एक पॉलीप्रोपाइलिन या वाइक्रिल की मेश आती है, उस मेश को कवर करने से ये हर्निया दोबारा नहीं होता है। और इसका भी कितना टाइम पीरियड मान सकते हैं रिकवरी का, या वो भी उसी की तरह है? नहीं, आज के टाइम में हम हर्निया की सर्जरी 90% केसेज में सिर्फ लैप्रोस्कोपी द्वारा ही करते हैं, किया जाता है, जिसमें भी आज के टाइम में डे केयर सर्जरी है, जिसमें बहुत छोटे छोटे 2 या 3 चीरे हम लगाते हैं और पेशेंट को 24 घंटे बाद में डिस्चार्ज कर देते हैं। 3 दिन बाद में पेशेंट अपना रूटीन कार्य करना चालू कर देता है। और ये सभी जो बीमारियां हैं, ये कह सकते हैं डाइट, खान पान पर ही डिपेंड करती है पूरी तरह से? बिल्कुल मैम, डाइट एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। पाइल्स भी इसी में आता है? बिल्कुल मैम, जो एनल प्रॉब्लम्स है उनमें 90% प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ डाइटरी हैबिट्स है। आज के टाइम में जो सेडेंट्री लाइफ है, जिस तरह से चेयर पर बैठ कर के 24 आवर्स कंप्यूटर पे ऑनलाइन जो फंक्शन चल रहा है, उसमें डाइटरी हैबिट प्लस सिटिंग पोजीशन, जो पोस्चरल पोजीशन होती है, ये सब कारण एनल फिशर, एनल पाइल्स, फिशुला, ये सब एनल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और इन सब में फ़र्क भी, एनल फिशर का भी आपने कहा कि ये हो गया, या फिर हम पाइल्स की बात कर लें, तो सब में क्या सिम्टम सेम होते हैं, या जो इश्यूज ये बनते हैं उसका भी रीज़न एक ही है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसमें इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि पेशेंट 50% तो इग्नोर करता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी को बताने में बड़ी ऐसा लगता है कि उसे कैसे इसको ब्रीफ करें। बिल्कुल, क्योंकि इसका आपने जैसा बताया कि जब एंड पोजीशन में पहुंचता तो कितनी सारी चीज़ें अलग अलग तरह से डिस्क्राइब की जाती है कि ये बीमारी, लेकिन शुरुआत ये बहुत छोटे से उससे होती है कि आपके गैस्ट्रिक इशू है, या आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और इसको कोई गंभीरता से नहीं लेता, और आज के वक्त में भी नहीं लेता, जबकि हमने इस पर कितनी बार बातचीत भी की है, चर्चा भी की है कि इग्नोर नहीं करना है। क्या आपको लगता है कि लोगों को कैसे ध्यान देना चाहिए, किस तरह, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शुरुआत तो बहुत छोटी चीज़ से होती है, लेकिन कितनी ज़्यादा समस्या हो सकती है एंड तक पहुंचने में, ये कैसे लोग समझें? देखिए मैम, सबसे पहले डायग्नोसिस। आपको डायग्नोसिस अगर इमीडिएटली कोई भी प्रॉब्लम
ठीक है, अगर आपको विद इन 1-2 और मैक्सिमम 7 डेज़ के अंदर आपको किसी प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाए तो आप अपनी डाइटरी हैबिट को चेंज करके रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कंटिन्यूस कोई भी डिजीज, जैसे खांसी अगर आपको 3 महीने तक कंटिन्यूस है तो आपको डॉक्टर से विजिट करना चाहिए, क्योंकि टीबी भी हो सकती है। इसी तरह आपको एनल की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको 7 दिन के अंदर रिजोल्व नहीं हो रही है, सेम या रिकरेंट हो रही है, रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट। क्योंकि आज के टाइम में एक सिंपल इन्वेस्टिगेशंस जो सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, उससे हम 100% डायग्नोस कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि एसएमएस में आप क्लासेस भी लेते हैं, जो भावी डॉक्टर्स हैं उनको भी सिखाते हैं, पेशेंट्स की भी तादाद बहुत ज़्यादा एसएमएस हॉस्पिटल में होती है। कितने केसेस इससे लेकर आते हैं? क्या आपको लगता है कि पहले से अब मामले ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और उसका रीज़न आप क्या पाते हैं? यस मैम, पहले से ज़्यादा रीज़न इवन ये एनल प्रॉब्लम्स के अलावा कैंसर्स के भी बहुत कॉमन हो गए। एंड इसमें सिर्फ एक ही रिजल्ट हमारा डायग्नोस करने पर कंफर्म हुआ है कि डाइटरी हैबिट। जिस तरह की डाइटरी हैबिट्स होनी चाहिए, आज के टाइम में फाइबर इंटेक बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। जैसे कि हम पेशेंट्स को जनरली बताते हैं कि ऑलवेज बिफोर मील आप कम से कम 300 से 400 ग्राम डाइटरी फाइबर्स लें, जैसे खीरा है, ककड़ी है, गाजर, टमाटर, प्याज, चुकंदर, पत्ता गोभी, मूली, एंड ऑलवेज बिफोर मील। बट पेशेंट्स इनको लेने की बजाय अपनी डाइटरी हैबिट्स को, जैसे जंक फूड्स है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हम कहीं खाएं मना नहीं है, लेकिन इससे पहले आप फाइबर इंटेक अच्छा लें। सेकंड चीज़, पानी का इंटेक। पानी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप दिन में 3 से 4 लीटर मिनिमम लेते हैं और फाइबर्स इसके साथ में लेते हैं, तो आपको ना तो एनल प्रॉब्लम्स होगी, ना गॉल स्टोन डिजीज़ होगी, ना कोई ऐसी पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आपने फास्ट फूड का जिक्र किया कि अब हम ये नहीं कह सकते कि कोई बिल्कुल ही नहीं खाए, लेकिन कई लोग होते हैं जिनके रूटीन में बन चुका है इसे खाना, लेकिन इसके पहले अगर फाइबर ले तो भी कुछ बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। हम कहते हैं कि आप फाइबर डाइट से ही शुरू करें और ऑलवेज हाफ एन आवर बिफोर मील आप अपने पेट को कोशिश करें पहले फाइबर से भर लें, फिर आपका खाने की जो भी इच्छा हो, चाहे ऑयल लें, चाहे स्पाइसी फूड लें, लेकिन अगर आपके फाइबर आपके उचित मात्रा में पहुंच गए तो आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव रहेगा। बिल्कुल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डाइट ही है। अगर उसे कंट्रोल कर लिया गया, उसे प्रॉपर लिया गया, तो आपको एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या देना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि डिजीज़ कोई सी भी इग्नोर ना करें। कोई भी इन्वेस्टिगेशंस 1 या 2 मिनट लेता है। आप कोई सी भी छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, आप कंसल्ट करें, उसको डायग्नोज करें, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीवन हमारे शो में आने के लिए। और बहुत सारे ऐसे मिथ भी थे जो लोग मानते हैं या लापरवाही जो करते हैं। इस शो को देखने के बाद, सभी सवालों और उसके जवाब सुनने के बाद आप भी थोड़ा अलर्ट हो जाइए। सब चीज़ें आपके आसपास भी होती हैं, आपके परिवार में भी लोगों को ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसे इग्नोर करते हैं। आप खुद डॉक्टर बन जाते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं और उसे इग्नोर करते हैं, और बाद में जब ये मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हैं तब आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसी स्थिति में पहुँचने से बेहतर है कि आप खुद अलर्ट रहें। थोड़ी सी भी कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और चलिए, इसके साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।